अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात मुतवक्के हैं, मगर ईरान की जानिब से ये शर्त रखी गई है कि बातचीत सिर्फ एक ही सूरत में होगी अगर अमेरिका ये यकीन दहानी कराए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ईरानी हैकर्स ने ट्रंप के कुछ करीबी साथियों की ईमेल्स अफशा करने की धमकी भी दे रखी है। दूसरी तरफ गजा में मुसलसल बमबारी और खून रेजी जारी है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई 60 रोजा जंगबंदी की तजवीज़ पेश कर दी है, मगर क्या ये तजवीज़ मुस्तकिल जंगबंदी और गजा की तामीर नो को यकीनी बनाएगी? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे तहरीक इंसाफ की क़ियादत में एक वाज़ेह तज़ाद देखा जा रहा है। एक तरफ बानी तहरीक इंसाफ क़ियादत से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का हुक्म दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की असीर क़ियादत हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए ख़त लिख रही है। इस लैक ऑफ यूनिटी की वजह से तहरीक इंसाफ दिन ब दिन मजीद कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या मुल्क की सियासत में अब भी तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से कोई उम्मीद की किरण मौजूद है? आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे 15 रोज में हुकूमत की जानिब से दूसरा पेट्रोल बम अवाम पर गिराया गया है। हुकूमत गैस के बाद अब पेट्रोल की कीमत में भी 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया गया है। इसके अलावा एक और बुरी खबर ये भी है कि टैक्स हदफ जो है वो हासिल नहीं किया गया। एफबीआर की जानिब से 2024 का जो टैक्स हदफ था उसको हासिल करने में एफबीआर नाकाम रहा है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं सायरा? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। अभी अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात होने वाले हैं, लेकिन एक लैक ऑफ ट्रस्ट की सूरत हाल जो है वो देखी जा रही है। एक तरफ ईरान जो है वो गारंटी चाह रहा है अमेरिका से कि अमेरिका दोबारा हमला ना करे, क्योंकि माजी में भी जिस तरह से उनके मुज़ाकरात के दरमियान हमला किया गया इसराइल की जानिब से, तो अब एक लैक ऑफ ट्रस्ट की सूरत हाल में होने वाले मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, सूरत हाल ये है कि ईरान ने जो एक्सपीरियंस किया है, जो जंग उसके ऊपर इम्पोज की गई थी पहले इसराइल की तरफ से, और फिर उसमें आखिरी दिनों में अमेरिका जो है, अमेरिका बहादुर भी शामिल हो गया था, वो अब कोई ऐसा तजर्बा करना नहीं चाहते हैं जो नाकाम हो। मिसाल के तौर पर ये सफारती कोशिशें जो हैं, इसका आगाज़ उस वक्त हुआ था जब अमेरिका के साथ ईरान के मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ था। अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, 5 राउंड उस मुज़ाकरात के हो चुके थे, और छठे राउंड का दिन तक तय था कि आइंदा इतवार के रोज़ ओमान के शहर मस्कत में ये मुज़ाकरात होंगे। लेकिन 2 दिन पहले ही कटाक से इसराइल से हमला करवा दिया गया ईरान के ऊपर, और वो हमले का क्या हुआ वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद जंगबंदी से 2 दिन पहले जो है वो खुद अमेरिका बहादुर कूद पड़े जंग में, और उन्होंने पाकिस्तान ईरान की जो जौहरी तनसीबात थी उन पर हमला कर दिया। ईरान का प्रेमिसेस ये है कि जब तक आप हमें गारंटी नहीं देंगे कि अब मज़ीद हमले नहीं होंगे, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, तो कोई बातचीत के ऊपर हम आमादा नहीं हैं। एक बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि ना ही तो अभी तक कोई तारीख तय हुई है और ना ही ये तरीक़ाकार तय हुआ है कि मुज़ाकरात किन बुनियादों पर होंगे। ये बात उनके डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं माजिद तख्त रवांची, ये उन्होंने बड़े वसूख के साथ कही है। दूसरी बात जो उनकी बहुत अहम है, मैं समझता हूँ, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है, वो कहते हैं कि हम मज़ीद कोई ऐसा तजर्बा करना नहीं चाहते कि हमें झंडी तो दिखाई जाए डायलॉग की और पीछे से जहाज़ जो हैं वो ईरान के ऊपर हमला कर दें जी। ये वो मिसाल दे रहे थे जो पिछली दफ़ा उनके साथ हुआ उनका, वी कैन नॉट अफोर्ड एनी सच रिपीट ऑफ दैट इंसिडेंट। ये मेरे ख्याल से लॉजिक के बिल्कुल करीब है बात जो वो कह रहे हैं। उनकी बात के ऊपर गौर ज़रूर करना चाहिए। वो कहते हैं हम आपसे किसी किस्म के सफारती ताल्लुकात के दोबारा शुरू होने की बातचीत करने पर उसी सूरत में आमादा होंगे कि हमारे सामने ये गारंटी रखी हो कि अब हम पर हमला नहीं होगा। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ये है कि वो ये कहते हैं कि ईरान का ये हक है, ये उनका फंडामेंटल राइट है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको परसू करें और यूरेनियम की अफसूदगी भी करें जी। ये तो हो सकता है कि उसकी मिकदार क्या हो, उसका अफसूदा करने का लेवल क्या हो, ये परसेंटेज पर बात हो सकती है, लेकिन वो सिफर हो और अगर वरना हम पर हमला कर दिया जाएगा, ये हमारे लिए अब काबिल कबूल सूरत हाल नहीं है जी। बुखारी साहब, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा कि मुज़ाकरात में क्या ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कुर्बान करना पड़ेगा या अमेरिका इस हवाले से कुछ रिलीफ देगा? देखिए, मैं यही अर्ज़ कर रहा था आपसे
कि उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप हमें डिक्टेट करें जी और हम आपकी हर बात मान लें, और इसके बावजूद ये खतरा भी अपनी जगह मौजूद रहे कि पता नहीं कब आपने हमला कर देना है। एक बात तो ये है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो ये है कि ट्रंप साहब बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। जी पहली बात तो है कि इसके हवाले से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास इराक्ची साहब, उनका कहना यह है कि इस किस्म की जंग के बाद, इस किस्म के हमले के बाद ये तय करना कि कितना नुकसान हुआ है, इसमें वक्त लगता है। ये लिटमस टेस्ट से आप तय नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब तक जितने शवाहद हमारे सामने आए हैं, चाहे वो ईरान की लीडरशिप है या अदर सोर्सेज हैं, मुकम्मल तौर पर ईरान के प्रोग्राम को तबाह करने का दावा करने से पहले ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि जो IAEA के मुताबिक ईरान के पास 408 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम थी, फिर वो कहाँ गई? क्योंकि अगर अफसूदा यूरेनियम अटैक होती या उसके ऊपर बम गिरता तो फिर ताबकारी के जो असरात हैं उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और अगर ईरान के पास वो 408 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम मौजूद है तो फिर उसके पास 10 एटम बम बनाने की कैपेसिटी तो ऑलरेडी मौजूद है। जी ये बहस बहुत तूल पकड़ती जा रही है, लेकिन ईरान की तरफ से इसके बारे में अभी तक इतना ही कहा गया है कि हम इसका जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन इसको जज करने के लिए ना ही तो हम IAEA के चीफ जो जिनका मौसूफ का नाम क्या है, राफेल मारियानो ग्रोसी, उनको ईरान में घुसने देंगे और ना ही IAEA के मुआयनाकारों को ईरान में घुसने देंगे। और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इसके हवाले से ईरान की पार्लियामेंट एक कानून साजी की मंजूरी दे चुकी है जी। और उसको जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसने भी एंडोर्स कर दिया है। लिहाजा अब जो मुआयनाकार हैं या ग्रोसी साहब हैं, जिन्होंने अमेरिका की ख्वाहिश पर इसराइल को सपोर्ट करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के बेवकूफ़ाना और अहमकाना बयानात दिए थे, वो अब अपने तलवे चाटे खुद से, क्योंकि ईरान में तो अब उनके घुसने की गुंजाइश बाकी नहीं जी जी। बुखारी साहब, एक और बात है कि ईरानी हुकाम की जानिब से जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंटैक्ट है, उनकी जो यूरेनियम अफजूद की है वो उसी तरह से जारी है। ये बताइएगा कि क्या ईरान के इंटरेस्ट में तो ये बात नहीं है कि ईरान छुप करके अपना जो है वो जौहरी प्रोग्राम जारी रखे और इसको इतना खुल्लम खुल्ला से परसू ना करे? देखिए, बहुत सारे ममालिक ने इसी तरह किया है। जी बिल्कुल। इसराइल के पास जो बम है किसी को पता चला कब बना लिया उसने, कौन सा प्रोग्राम था, किसकी मंजूरी थी उसको? शुमाली कोरिया ने क्या किया जी, और उससे पहले हिंदुस्तान ने क्या किया था? हमें तो मजबूरन अपने डेटरेंट के लिए बनाना पड़ा ना, लेकिन सबसे बड़ी वायोलेशन तो हिंदुस्तान ने की थी। पूछा किसी ने? ना इसराइल से किसी ने पूछा। तो कहने का मतलब यह है कि अब ईरान का मौक़िफ़ ये है कि आप हमसे हमारा ये इख्तियार कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू करें और जारी रखें, ये हक आप हमसे छीन नहीं सकते हैं, ना ही हम आपको छीनने देंगे। मेरे ख्याल से लॉजिकली अगर आप देखें तो ये उनका प्रेमिसेस जो है वो बहुत ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कही अपने इंट्रो में, उसकी तरफ मेरे ख्याल से तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है। वो है जो ईरानी हैकर्स की तरफ से ये दावा किया गया है कि हम जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब के जो लोग हैं, यानी उनकी ईमेल्स जो हैं उसको अफशा करने का प्लान बना रहे हैं। ये बम की तरह से गिरा है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकी हुकाम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक ख़तरनाक हमला है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर। देखिए, बात ये है कि अब दुनिया जो है ना वो जा रही है टेक्नोलॉजी की तरफ। हमने अपने से बड़े 10 गुना बड़े, वो तो 10 गुना कहते थे, हम 5-6 गुना तो समझते ही हैं उनको, भारत को शिकस्त दी अपने वलवलों से, अपने जज्बों से, अपनी फ़ौज से, उसकी हिकमत अमली से, उसके कमाल से। लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा दखल है। अब ये टेक्नोलॉजिकल वॉर जो है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जिस तरीके से हमने पूरे हिंदुस्तान में को अंधेरे के सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि उनके जितने भी ग्रिड थे वो सारे जो हैं वो ऑफ कर दिए गए थे। इसी तरीके से पहले भी एक मरतबा हो चुका है अमेरिका के साथ, ये दूसरी मरतबा है। अभी वो जो हैकर्स हैं जिन्होंने भी वो हैक किया है वो ये कह रहे हैं, रॉबर्ट्स नाम बताया जा रहा है उसका,
उसने कहा है कि ये मैं राज बेचने के लिए तैयार हूँ जो 100 गीगाबाइट्स के करीब इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद है। ये जो ईमेल्स हैं ये यकीनी तौर पे बड़ी ख़तरनाक नौइयत की हैं। जो अमेरिका के हुकाम हैं उन्होंने जो ये कहा है ना कि बड़ा ख़तरनाक हमला है, दैट मीन्स इसके जो कंटेंट्स हैं वो बड़े डिजास्टर्स हो सकते हैं। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। अभी मुज़ाकरात भी होने हैं, तो क्या इस तरह की खबर आना इन मुज़ाकरात को सैबोटाज नहीं करेगी या फिर ईरान अमेरिका को प्रेशराइज करना चाह रहा है? देखिए, अब सैबोटाज करना जो है मुज़ाकरात को, वो ना इसराइल के हक में है ना ही अमेरिका के हक में है जी। यकीनी तौर पर वो ईरान के भी हक में नहीं है ना इस खित्ते के हक में है। लेकिन ये तय हो गया कि जंग अब किसी मसले का हल नहीं है, आपको पलटना है मुज़ाकरातकारी की तरफ से। क्योंकि अगर हम ये दावा मान लें जो ट्रंप कर रहे हैं तो फिर तो ये 2-3-4 दिन की खेल थी, ईरान को फारग फुरग कर दिया जाता। ऐसा नहीं कर सके वो। तमाम तर कुव्वत के साथ, तमाम तक वॉर मशीनरी के साथ, तमाम तर यूरोप और अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद ईरान को डिफीट नहीं कर सके जी। दैट मीन्स कि ईरानियन कौम जो है वो अपने कदमों पे खड़ी हुई है। आपने देखा नहीं है किस किस्म के बयानात वहाँ से दिए गए थे, ख़ास तौर से जो आयतुल्ला खमनई के हवाले से वो लहजा इस्तेमाल किया था ट्रंप ने, उसके बारे में कितना स्ट्रॉन्ग रिबटल भी आया था और साथ वार्निंग भी आई थी कि ज़रा तमीज़ से बात करें आप। कहने का मतलब ये है कि ईरानियन कौम अब वॉर हार्डन कौम है। उन्होंने जंगें पहले भी देखी हैं, उन्होंने 10 साल जंग की थी इराक के साथ, अगर आपको याद हो, गल्फ वॉर में। तो उनको तो आप जंग से नहीं डरा सकते। और जब किसी कौम का डर निकल जाए ना जी, खौफ उससे दूर हो जाए, तो फिर उससे बचना चाहिए। तो अमेरिका की जो मिथ थी इतनी बड़ी कि वो इतनी बड़ी कुव्वत है, इतनी बड़ी फौजी कुव्वत है, उसके बाद इतने B-52 बॉम्बर्स हैं, उनके पास 30,000 पाउंड वजनी बम है, वो देख लिए ना ईरान ने। अगर हम प्रेमिसेस मान लें ट्रंप का कि उन्होंने बर्बादी कर दी है, तो इसके बावजूद ईरानियन कौम खड़ी है। उसकी लीडरशिप में कहीं कोई दरार नहीं है, उसकी अवाम में कहीं कोई स्प्लिट नहीं है। तो ये जो इत्तेहादी कुव्वत जिसको कहें ना, ये या इत्तेहाद की जो कुव्वत का मुजाहरा किया है ईरान ने, इससे सब परेशान है जी। बुखारी साहब, एक और इसी तनाज़ुर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रंप अब अपनी ही पॉलिसी से एक इनहराफ करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जो है उसके अरबों डॉलर्स इसराइल जो है वो जंग में फूंक चुका है। तो ये तो अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है। तो बताइएगा कि ये डिवाइड इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरा यूरोप और अमेरिका मिल के इसराइल के पीछे खड़े हैं, फंडिंग के एतबार से, असले की फराहमी के एतबार से, चाहे वो रफ़ेल हैं, चाहे वो A400 एयर डिफेंस सिस्टम था, ये सब कुछ जो है उसको मिलता रहा है। जबकि ईरान जो है मुसलसल 40 बरस से सैंक्शन रजीम भुगत रहा है कि यूरोप और अमेरिकन इत्तेहादियों की तरफ से एक पैसे का ना कारोबार है ना आना जाना है। इसके बावजूद अगर ईरान ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग साबित किया है तो अल्लाह, हमारी तो दुआ है, अल्लाह करे कि वो इस पर कायम रहे। जिस फंडिंग की आपने बात की है, इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करना बहुत ज़रूरी है। ये फंडिंग 23 अक्टूबर 2023 के बाद की है। आप ये देखिए कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल जंग पर $46.5 बिलियन खर्च कर चुका है और हाल ही में उसको एक इजाफी यानी इमदाद मिली अमेरिका की तरफ से 17.9 बिलियन डॉलर की जी। जिसमें 6.8 बिलियन डॉलर जो है वो फौजी सामान के लिए थे, की खरीदारी के लिए थे, 4.5 अरब डॉलर जो थे वो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए थे और 4.4 अरब मिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका से असला खरीदने के लिए थे जी। तो आप ये लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें इसराइल के अंदर, बल्कि इन्वेस्टमेंट तो क्या, लेवल ऑफ इमदाद देखें, लेवल ऑफ असिस्टेंस देखें किस किस्म की उसको मिल रही है। ईरान के पास तो कुछ भी नहीं, ईरान तो खुद इन्हिसारी के ऊपर चल रहा है। एक और बात जो मेरे ख्याल से चलते चलते हमें करनी चाहिए वो ये है कि ट्रंप भी बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। कहीं वो गज़ा में मुश्किल जंगबंदी की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि ईरान के साथ अब जंग नहीं होगी, कभी वो कहते हैं अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम फिर जंग करेंगे। अब उन्होंने गज़ा के हवाले से भी एक नई दरफुंतनी छोड़ी है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हैं, एक नई तजवीज़ उन्होंने दे दी है कि 60 दिन की जंगबंदी हो जाएगी
अगर जो हमास है वो आधे यरगमालियों को छोड़ने पर आमादा हो जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे कहा, इसके बदले में इसराइली भी बहुत सारे फ़लस्तीनियों को छोड़ेंगे, लेकिन अब कैटेगोरिकली ना ही तो ईरान इस हक में है कि आप शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स करें, ना ही हमास ने देख लिया ना जो देखना, दे हैव गॉन थ्रू द वर्स्ट। पूरी दो बड़ी दुनिया की कुव्वतों के खिलाफ वो बरसरे पेकार रहे हैं फॉर 2 years रेजिस्टेंस जी। यानी इसराइल जैसी कुव्वत जिसको हर तरफ से असला, मैंने अभी तफसील बयान की, उसको पूरा वेस्ट जिसके पीछे खड़ा है, पूरा अमेरिका उसके पीछे खड़ा है, वो हमास जिसको कहते थे कि हम चुटकियों में उड़ा देंगे, 2 साल से रेजिस्ट कर रही है और अब तक रेजिस्ट कर रही है। इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करना ख्वाब तो हो सकता है, यकीनी नहीं हो सकता। तो ये जो दरफुंतनी छोड़ी है ट्रम्प साहब ने, ये नतीजा खेज होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर अमल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दूसरी सांस में वो कह रहे हैं कि गज़ा में अब बस जंग बंद हो जानी चाहिए, बहुत हो चुका है। यानी मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से ये कहता हूँ कि जब तक गज़ा कब्रिस्तान नहीं बन गया है, जब तक लाशों से वो अट नहीं गया है, ना ट्रम्प साहब को ख्याल आया, ना वेस्ट को ख्याल आया, और ना ही इंतहाई शर्मिंदगी से मैं डूब के मर जाने वाला ये मकाम है कि ना ही ये ख्याल हमारी मुस्लिम क़यादत को आया। जी तो भाई साहब, जनवरी में भी इसी किस्म की जो है जंगबंदी की तजवीज़ दी गई थी, उस पर कुछ देर अमल हुआ, कुछ यरगमाली रिहा हुए। अभी फिर से आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी है कि मज़ीद यरगमालियों को रिहा करवा लिया जाए और गज़ा के मुस्तकबिल के हवाले से कोई भी जो है वो खबर और कोई भी ऐसी यकीनी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही? देखिए, ये मेरे ख्याल से हमास की लीडरशिप को ये पता है, वो कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई ट्रिक इस्तेमाल ना हो। जी। आप ये देखें कि इस वक्त कायरो में, यानी जो इजिप्ट का दारुल खिलाफा है, और दोहा में जो कतर का दारुल खिलाफा है, मैसिव डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ जो चल रही है कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, किसी तरीके से ये मसला जो है हल किया जाए, गज़ा की जंग बंद हो और ये खूनरेज़ी जो हो रही है इसका ख़ात्मा हो। नतीजा खेज़ होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर तो अभी पता नहीं है। दूसरी तरफ एक डेवलपमेंट ये है कि सफारती हल्के ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू पर काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है कि आप गज़ा में अब मुकम्मल जंग बंदी के लिए तैयार हो जाएं। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक है। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए याहू साहब अगले हफ्ते को, यानी 7 जुलाई को अमेरिका जा रहे हैं। वाइट हाउस में उनकी ट्रंप से मुलाकात होगी। दोनों ही तरह की तवक्को की जा सकती है। एक तो ये कि ट्रंप नेतन्याहू को शट अप कॉल दें और कहें दैट्स इट, नो मोर वॉर इन गाज़ा। मानना पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। और दूसरा ये है कि फिर कोई नई दरफुंतनी अगर ईजाद हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होपफुली गज़ा में जंग बंद हो जाए, क्योंकि जिस तरह से निहत्ते बच्चियों पर जो भूख से बिलक रहे हैं, उन पर जिस तरह से बॉम्ब गिराए जाते हैं और फिर जिस तरह की फुटेजेस हमें देखने को मिलती है, मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक है कि उसके बाद भी पूरी दुनिया जो है वो सुकून की नींद सो रही है। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। इमरान खान के 10 मुहर्रम के बाद पार्टी को हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की उन्होंने जो है वो हुक्म दे दिया है, हिदायत कर दी है। बुखारी साहब, ये तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब ने एहतजाज और तहरीक मुलतवी की है, इसकी क्या वजह है? क्या लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, या इंतज़ामी लिहाज से कोई मुश्किलात है? आपके सवाल के अंदर आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले कई मरतबा प्रोटेस्ट की कॉल्स दी गई हैं, बहुत बड़ी तहरीक चलाने की भी बात की गई थी, फिर अपोजिशन के साथ एक ग्रैंड अपोजिशन बनाने की बात की गई थी। कोई भी उनके साथ नहीं चल पा रहा है। मौलाना फजल रहमान के साथ जितनी फ्लर्टेशन हुई थी आपके सामने है, लेकिन क्या हुआ, वो भी तौबा तायब हो गए। उनका नहीं भाई, इनके साथ नहीं चला जा सकता। तो एक तो ये है कि एक बड़ी तहरीक बनाने के लिए जिस मोमेंटम की ज़रूरत है, जिस किस्म की ग्राउंड रियलिटीज़ की ज़रूरत है, वो शायद मौजूद नहीं है, इसीलिए बार बार इसको मुलतवी करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपने अपने इंट्रो में कहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ना ये तहरीक है, ना बानी की मुलाकातें हैं। असल बात यह है कि जो असीर लीडरशिप है, जिसमें बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स पीटीआई के जो हैं, जो जेन्युइन लीडर हैं, जिन्होंने मारें खाई हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने मूवमेंट्स को यानी बूस्ट दिया था, उन्होंने एक ख़त लिख मारा है जिसमें 5 नुमाया नाम जो बड़े बड़े लोग हैं, उनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, एजाज चौधरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और महमूद रशीद साहब हैं। ये पार्टी के बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं। उन्होंने ख़त से लिखा है जेल से, और मैं ये ईमानदारी से समझता हूँ कि ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है, यानी बानी से नीचे जो लोग हैं,
उन्होंने जुर्रत करके सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है खान साहब को। जी वो ये कह रहे हैं किसी लगी लिपटी के बगैर, उन्होंने कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाए। उनका आपको हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि कोई सियासी रास्ता निकले। जी उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप पावरफुल तबका जिसको आप कहते हैं, कोई मुक्तदरा कहता है, उनसे भी बात करें, बिल्कुल ज़रूर करें, लेकिन दाल गलेगी सियासी लीडरशिप के साथ बात करके, विच इज़ द सिटिंग गवर्नमेंट। दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, और भी दीगर पार्टियां हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, जिसको आप पिछले 2 साल से डिनाई कर रहे हैं। और अगर मैं दुरुस्त कहूँ तो पिछले 6 साल से डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इक़्तिदार में थे, जब वज़ीर आज़म थे, तब भी आप कहते थे इन चोरों से, इन डाकुओं से बात नहीं करूँगा। लिहाजा आपने किसी का नुकसान नहीं किया, अपनी पार्टी की बर्बादी की, अपने इक़्तिदार की बर्बादी की। अभी भी आप उसी हठधर्मी के ऊपर अगर कायम रहेंगे तो नुकसान होगा। मेरे ख्याल से खान साहब को जो मशवरा देने वाले लोग हैं वो यकीनी तौर पर इस ख़त को कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिलने देंगे, लेकिन ख़ुद बानी ने एक्सपीरियंस कर लिया है पिछले 2 साल में कि उनकी कोई भी मूव जो है या कोई भी तहरीक जो है वो नतीजा खेज साबित नहीं हुई है। लिहाजा जब ये बात तय हो गई और हुकूमत वक्त जो है चीख के उनसे कह रही है पिछले 2 साल से ही कि आइए बैठ के बात करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। मैं क्रेडिट दूंगा नेशनल असम्बली के स्पीकर रियाज सादिक साहब को, उन्होंने एक मरतबा इसको मुमकिन भी कर दिया। जी 3 राउंड हो गए, चौथे से खान साहब भाग गए। लिहाजा यू आर गोइंग बैक टू द सेम सिचुएशन कि आपको इस हुकूमत से बात करना पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके तंगी के दिन जो हैं, जेल के दिन जो हैं वो कम हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी को फील्ड, ओपन फील्ड मिले खेलने के लिए, क्योंकि ये इलेक्शन आप लोगों की ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन, किसी भी पार्टी की ज़िंदगी का ये आखिरी इलेक्शन नहीं है, आगे भी इलेक्शन होने हैं। कुछ लोगों ने कुछ देर पहले खान साहब को मशवरा दिया था कि अब आप ये इलेक्शन तो भूल जाएं, अगले के लिए आप अब से तंजीम साजी करें, अब से आप अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें। लेकिन वो चूँकि अपनी धुन के आदमी हैं, इसलिए किसी की सुनते तो है नहीं है। बुखारी साहब, अभी जिस तरह की सूरत हाल है, अभी रिजर्व सीट से रिलेटेड जिस तरह के फैसले आए थे, ऐसी सूरत हाल में क्या लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, अगर तो इस ख़त से मतलूबा नताइज निकलने जा रहे हैं, यानी बानी साहब जो हैं वो ग्रीन सिग्नल दे दें कि अच्छा जी ठीक है आप बातचीत करें। और एक बात और आपने नोट नहीं की है, वो ये कि इन ख़त लिखने वालों ने ये कहा है कि जो भी फ्यूचर के मुज़ाकरात हों हमें उसमें शामिल कीजिए। जी अब ये बात जो है थोड़ी सी इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। ये वो इसलिए कह रहे हैं कि जो इस वक्त बाहर की आदत है, जिसमें वकला की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो चलती गाड़ी के सवार हैं, अक्सरियत उनमें से हामिद खान साहब को छोड़ दीजिए, वो बहुत ही काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम आदमी हैं, लेकिन बाकी ये जो ABCDE हैं ये सारे चलती गाड़ी के सवार हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हुकूमत से हों और पार्टी की असीर क़यादत बाहर आ जाए, क्योंकि जब ये बाहर आ जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? जी असल लड़ाई ये है, इसीलिए ना वो चाहते हैं बानी बाहर आए, ना ही वो चाहते हैं कि ये बाकी के बाहर आए। दिस इनिशिएटिव इज़ ए राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। PTI की लीडरशिप, ख़ासतौर से बानी, PTI को चाहिए ये कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। एटलीस्ट उनका कोई लॉस ऑफ फेस नहीं होगा। वो कहेंगे मैं क्या करूँ भाई, मेरी पार्टी की क़यादत कह रही है, मेजॉरिटी ऑफ सीनियर पीपल कह रहे हैं कि बातचीत करनी है तो बातचीत हो जानी चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप वहाँ जाके अपना सारा प्रेमिसेस जो है वो भूल जाएं या छोड़ दें या उससे इनहराफ करें, नहीं। मज़ाकरात के ज़रिए ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और PTI को जिसको शिकायत है कि हमारे लिए ग्राउंड तंग की जा रही है, हमें इलेक्शन कमीशन हमारा साथ नहीं दे रहा है, ABCD और बहुत सारी चीज़ें और। लेकिन भाई साहब, अलीमा खान साहिबा तो कह रही हैं कि बात तो उनसे होगी जिनके पास असल ताकत है। देखिए, ये जो है ना, खान साहब को इस वक्त उनकी जेल का अरसा तवील कराने में उनकी बहन अलीमा खान का बहुत बड़ा हाथ है जी, इसलिए कि उन्हीं के ज़रिए पार्टी के अंदर जो कशीदगी है, पार्टी के अंदर जो स्प्लिट है, वो हर नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी हर हफ्ते 2 दफ़ा वो सामने आ जाता है। अभी अलीमिन गंडा की जो गत बन रही है वो सबके सामने है। कहने का मतलब ये है कि अगर तो इसी तरह होता रहा, अब उनकी बहन ने, एक जो न्याजी साहिबा हैं, उन्होंने कहा अमेरिका ने किससे बात की है, अमेरिका को भी पता है ताकत किसके पास है। ओ बाबा, अमेरिका इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर बानी और इन योर PTI और इन यू, फॉर गॉड सेक। बड़ी ख्वाहिशात थी आपके, कितना आपने तवील इंतज़ार किया था ट्रंप जीतते हैं,
फिर वो जो ही जीतेंगे उसके बाद वो अचानक जहाज़ पकड़ेंगे, लैंड भी करेंगे डयाला में, साथ खान साहब को ले जाके प्रेसिडेंट हाउस छोड़ के आएंगे या प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के आएंगे। ये सब कुछ बेकार हो चुका। उसके बाद आपने मैसिव इन्वेस्टमेंट की फॉर लॉन्चिंग प्रोटेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सबके सामने है, कोई कहने की बात नहीं। वो अभी तक वो गिल नामी चीज़ जो है, वो जिनको सांस नहीं आ रहा था जी बुखारी जाते साहब हुए। ठीक कह रहे हैं, होपफुली कोई मुज़ाकरात हो जाए ताकि मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में 8 रुपये 36 पैसे, डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपये 23 पैसे का इजाफा किया गया है। बुखारी साहब, बजट के टाइम पर तो हुकूमत की जानिब से ये वादे किए जा रहे थे कि रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, लेकिन ये तो उल्टा होता दिखाई दे रहा है। देखिए, हमने ये सुना था कि बजट के बाद मिनी बजट आता है। ये बजट से पहले मिनी बजट ठोक दिया उन्होंने। वो तो बजट तो आज इम्प्लीमेंट हुआ है, ये उन्होंने कल रात से कर दिए हैं। मेरे ख्याल से जितनी बदुआएं कल से अब तक मिल गई होंगी हुकूमत को, मुझे तो उसका अंदाज़ा बड़ी अच्छी तरह से है। ये पिछले 15 रोज़ में 2 झटके पेट्रोल की कीमत के हवाले से जो दिए गए हैं वो हमारे सबके सामने हैं। तीसरा झटका गैस की सूरत में है अभी, यानी झटके पे झटका दिए जा रहे हैं और तवक्का रखते हैं कि अवाम जो है वो अपनी चोंच बंद रखेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। मैं डराना चाहता हूँ इस वक्त हुकूमत को कि पहले हम माजी में देख चुके हैं कि जब इस तरह की हरकत की जाती हैं हुकूमतों की तरफ से कि वो बच्चा देते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो फिर लोग सड़कों के ऊपर आके अपना हक मांगते हैं। पहली बात तो ये है कि हुकूमत पता नहीं कितनी बददुआएं अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि जितनी इनको मिलने वाली हैं उनसे इनका क्या बनेगा ये कुछ अंदाज़ा नहीं है। देखिए, हमने कोई कोशिश ये नहीं की है कि हम किसी न किसी तरीके से कीमतों के ऊपर जो है वो काबू रखें। पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ा दी, और बढ़ाई क्या है? 8 रुपये 36 पैसे पेट्रोल, 10 रुपये 39 पैसे डीजल, 15 रुपये 23 पैसे मिट्टी का तेल। फॉर गॉड से कौन इस्तेमाल करता है मिट्टी का तेल? गरीब तरीन लोग जो चूल्हे जलाते हैं मिट्टी के तेल से। आपने तो तबाही मचा दी है। आप कम करते हैं 1 रुपये 3 पैसे, 76 पैसे, 70 पैसे, और बढ़ा दी आपने 8 रुपये 36 पैसे एकदम से। तो एक तो ये, दूसरा ये कि आप चाहते नहीं हैं कि कीमतें कम हों। बिल्कुल मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर आप चाहते होते तो चाइना और ईरान आपको दुनिया की सस्ती तरीन बिजली देने के लिए तैयार नहीं है। देते रहे हैं। आप देखें बलूचिस्तान के अंदर आप ईरान से बिजली ले रहे हैं जो आपकी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से आधी कीमत के ऊपर आपको मिल रही है। ये फिक्स चार्जेस जो आपने गैस के बढ़ाए हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा तबाही किन की होगी? जो सैलरीड क्लास है, जो लो पेड मुलाजमीन है। उन्हीं के थे ना कि ये 400 है तो ये 800 है तो ये 1500 है। वो डबल हो गया। खुदा के वास्ते कोई ख्याल कर लें। दूसरी बात यह है कि ये इख्तियार आपको किसने दिया है कि आपकी FBI अगर टैक्स कलेक्ट ना कर सके, नाकाम हो जाए अपने अहदाफ हासिल करने में, तो आप टैक्स ठोक दें। जी, ये किधर का रवैया? अभी कौन सी हुकूमतें करती हैं? और फिर आप अपने आप को अवामी कहते हैं, फिर आप अपने आप को जमहूरी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत ने जिस तरह का बजट दिया था और ये तासुर देने की कोशिश की थी कि ये अवाम दोस्त बजट है, वो दावा गलत था। मरीम नवाज़ साहिबा ने यहाँ पर यह दावा किया कि पंजाब का बजट टैक्स फ्री है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गैस पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी होगी। बसों के किराए महंगे होंगे, ट्रेनों के किराए महंगे होंगे। सब्जियां बेचने वाला कहेगा जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लिहाजा ये दुगनी कीमत हो गई है इसकी। खुदा के वास्ते, अगर आपने अभी मज़ीद 4 साल गुजारने हैं या 3 साल जो भी बाकी रह गया टाइम, तो ये इस तरह के फैसले ना करें, क्योंकि आपको इसकी बड़ी हैवी कीमत चुकाना पड़ेगी। जी बुखारी साहब, इस साल हर साल की तरह इस साल भी जो FPR अपना टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सके, इसकी वजह क्या है? हर दफ़ा जब हम टैक्स हदफ हासिल नहीं कर पाते तो मज़ीद जो ऑलरेडी टैक्स क्लास है उसी पर ही मज़ीद टैक्स लगाया जाता है। तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई जाएँ कि जिससे हम जो है वो अपना टैक्स हदफ जो है वो उसको हासिल कर सकें? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो टैक्स नहीं देते हैं उनसे आप टैक्स लें। वो कौन लोग हैं? वो हमारा सबसे ज़्यादा मालदार और ट्रेडर तबका है जो पूरा टैक्स नहीं देता है। हमारे प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं जो पूरा टैक्स नहीं देते हैं। हमारे एग्रीकल्चर स्टॉलवर्ट्स हैं जिनकी मेजॉरिटी जो है वो असेंबलियों के अंदर बैठी हुई है, वो नहीं देते हैं टैक्स। हमारे जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम हुकूमत के अलल्ले तलल्ले कहते हैं, उसमें आप कमी नहीं करते हैं। कर्जे पे कर्जे आप लिए जा रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल ज़िंदगी किए जा रहे हैं। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।